भारत का वो सम्राट जिसने अपने पराक्रम से छोटे छोटे राज्यों को एक ध्वज तले ला दिया, पर इतिहास ने भुला दिया। इतिहास में जिसे भारतीय नेपोलियन कहा गया, वो कौन था और क्यों उसकी गाथा छिपा दी गई? भारत का इतिहास वीरों की अनगिनत गाथाओं से भरा पड़ा है। अशोक, अकबर, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनके नाम हर भारतीय के जुबान पर है। लेकिन एक ऐसा सम्राट भी था जिसकी वीरता, रणनीति और शौर्य को विदेशी इतिहासकारों ने इंडियन नेपोलियन कहा। हाँ, वो था सम्राट समुद्रगुप्त, एक ऐसा शासक जिसने दर्जनों राज्यों को जीता, उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाया, कभी तलवार की धार से तो कभी राजनीति और कूटनीति से। उसकी गाथा पत्थरों पर खुदी है, पर आज की किताबों में केवल कुछ पन्नों तक सिमट गई है। आज हम आपको सुनाएंगे उस योद्धा की कहानी, सम्राट समुद्रगुप्त, भारतीय नेपोलियन। 3री शताब्दी ईस्वी का भारत मौर्यों और कुषाणों का साम्राज्य ढल चुका था। भारत बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उसी समय एक नया राजवंश उठ रहा था, गुप्त वंश। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त और फिर घटोत्कच। लेकिन असली मजबूत नींव रखी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। यह विवाह केवल प्रेम का बंधन नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन था। लिच्छवी वंश के समर्थन से गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में तेजी से उभरने लगा। अब मंच तैयार था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जन्म लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। वो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही समुद्रगुप्त असाधारण बुद्धि और पराक्रम से भरे हुए थे। कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही वह तलवार और धनुष चलाने में निपुण हो गए थे। राज दरबार में विद्वानों ने उनकी स्मृति शक्ति और रणनीति सोच की प्रशंसा की। गुरुकुल में पढ़ाई के समय भी उन्होंने युद्ध कला और राजनीति दोनों का गहन अध्ययन किया। वो केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि वीणा वादक भी थे। हाँ, समुद्रगुप्त संगीत में अद्भुत दक्षता रखते थे। कहा जाता है कि जब वह वीणा बजाते तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनके व्यक्तित्व में वीरता और संवेदनशीलता दोनों का अद्भुत संगम था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह सवाल सबसे बड़ा बन गया। क्योंकि गुप्त राजवंश में कई राजकुमार थे, लेकिन समुद्रगुप्त अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से पहले ही दरबार और जनता के दिल में जगह बना चुके थे। कहा जाता है कि भाइयों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। कुछ शिलालेख बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने विरोधियों को हराकर सिंहासन प्राप्त किया। केवल राजगद्दी पाने की नहीं थी, बल्कि गुप्त साम्राज्य को नई दिशा देने की थी। अब भारत को मिलने वाला था एक ऐसा सम्राट जो तलवार से भी जीतेगा और दिलों से भी। सिंहासन पर बैठते ही समुद्रगुप्त ने समझ लिया कि भारत की सबसे बड़ी समस्या थी विखंडन। चारों ओर छोटे छोटे राज्य थे, कोई नाग वंश के अधीन, कोई शक वंश के अधीन, तो कहीं स्थानीय शासकों का दबदबा। अगर भारत को मजबूत बनाना था तो इन राज्यों को एक करना ही पड़ेगा। यही से शुरू हुई समुद्रगुप्त की विजय यात्रा। सम्राट ने अपनी सेना को नए ढंग से संगठित किया। पैदल सेना, अश्व सेना, हाथियों की टुकड़ी और रथ, सबको एक नई रणनीति से सुसज्जित किया। उनकी सेना सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अनुशासित भी थी। यही अनुशासन आने वाले युद्धों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। समुद्रगुप्त के जीवन की जानकारी हमें सबसे प्रमुख रूप से इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। यह शिलालेख कवि और मंत्री हरिसेन ने लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों, दानशीलता और व्यक्तित्व का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को नरदेव कहा गया है, यानी ऐसा राजा जो मनुष्य होकर भी देवता के समान है। कहा गया है कि वो ऐसा सम्राट है जो अपने शत्रुओं को मारने के बाद भी उनकी आत्मा का सम्मान करता है। वह प्रजा का पिता है और योद्धाओं का राजा। यह प्रशस्ति आज भी समुद्रगुप्त की महानता की गवाही देती है। तो ये था समुद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन और गुप्त साम्राज्य का उदय। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अब शुरू होने वाली है समुद्रगुप्त की विजय यात्रा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। कौन से राज्य उनके चरणों में झुके, कौन सा युद्ध भारत के इतिहास में अमर हो गया, जानने के लिए बने रहिए हमारी इस गाथा के साथ।
नरेंद्र शास्त्री नामक इतिहासकार ने लिखा था, यदि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के राजनीतिक एकीकरण के सूत्रधार थे तो समुद्रगुप्त उस साम्राज्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जनक थे। समुद्रगुप्त का साम्राज्य उस समय लगभग पूरे उत्तर भारत पर फैला हुआ था। उनकी सेना 3 प्रमुख भागों में बंटी थी। पदाती पैदल सैनिक जो तलवार, भाला और ढाल से लैस रहते थे। अश्वारोही घुड़सवार दस्ते जिन्हें सबसे तेज और फुर्तीला माना जाता था। रथ व हाथी सेना। गुप्तों की पहचान हाथियों की विशाल शक्ति थी। युद्ध भूमि में जब सैकड़ों हाथी एक साथ कूच करते थे तो शत्रु का साहस टूट जाता था। समुद्रगुप्त की सेना का अनुशासन इतना कड़ा था कि इतिहासकारों ने इसे जीवित तूफान कहा है। समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने केवल उत्तर भारत तक खुद को सीमित नहीं किया, उन्होंने दक्षिण भारत की ओर भी विजय अभियान चलाया। अल्लाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 12 दक्षिणी राज्यों पर चढ़ाई की। इनमें प्रमुख थे पल्लव नरेश विष्णुगोप, कौशल पांड्य राज्य, वेंगी, कांचीपुरम। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को हराया, लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ राज्य ट्रिब्यूटरी स्टेट्स के रूप में छोड़ा। मतलब उसने सीधे शासन नहीं किया, बल्कि उनसे कर व निष्ठा का वचन लिया। यह उनकी राजनीतिक बुद्धिमानी थी, क्योंकि दूर दराज के इलाकों को सीधा नियंत्रित करना कठिन था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त, उत्तर भारत के राजाओं को भी पराजित किया। अल्लाहाबाद स्तंभ में लिखा है कि उन्होंने नृपम जयति यानी राजा राजा को हराया। उन्होंने लगभग 9 प्रमुख राज्यों को पूरी तरह समाप्त कर साम्राज्य में मिला लिया। इसमें शामिल थे नैमिषारण्य के नरेश, कौशल राज्य, पांचाल, मथुरा, मालवा, भीलसा। समुद्रगुप्त ने यहां सीधे अपना शासन लागू किया। इतना ही नहीं, समुद्रगुप्त की वीरता और प्रतिष्ठा इतनी दूर तक पहुंची कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने उनसे अनुमति मांगी कि वे बोधगया में मठ बनवाना चाहते हैं। समुद्रगुप्त ने सहर्ष स्वीकृति दी। यह बताता है कि उस समय बौद्ध धर्म और संस्कृति का केंद्र भारत ही था। ईरान और मध्य एशिया के शासक भी समुद्रगुप्त से मित्रता करना चाहते थे। उनके दूत समुद्रगुप्त के दरबार में आते थे। ब्रिटिश इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा, क्योंकि जैसे नेपोलियन ने यूरोप में लगातार विजय अभियान चलाए, वैसे ही समुद्रगुप्त ने भारत में। फर्क इतना था कि नेपोलियन की विजय अस्थायी रही, लेकिन समुद्रगुप्त ने स्थायी साम्राज्य की नींव रखी। कल्पना कीजिए, धुंधली भोर है, युद्ध भूमि पर गूंजती रणभेरी की आवाज, हाथियों के कदकदाते पांव, और समुद्रगुप्त स्वर्ण कवच पहने धनुष उठाकर कहते हैं, आर्यभूमि का वैभव ही मेरा स्वप्न है, विजय ही धर्म है, हार मेरे लिए मृत्यु है। समुद्रगुप्त की राजनीति, वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण। समुद्रगुप्त केवल युद्धवीर नहीं थे, बल्कि महान राजनीतिज्ञ भी थे। उनका राजनैतिक दृष्टिकोण सरल था। जहां सीधा शासन संभव हो, वहां अधिकार करो, वहां मित्रता या अधीनता स्वीकार करवाओ। इस नीति से उनके शत्रु भी उनके मित्र बन जाते थे। इसलिए उनका साम्राज्य स्थायी और मजबूत रहा। उत्तर भारत पर उन्होंने सीधा शासन किया। दक्षिण भारत के राज्यों को अधीनता और कर भुगतान के लिए छोड़ा। सीमा से बाहर के शासकों से उन्होंने मित्रता निभाई। इस तरह उनका साम्राज्य वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण धरती एक परिवार है की अवधारणा पर चलता था। समुद्रगुप्त वीणा वादक सम्राट। इतिहास केवल उन्हें योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि संगीतकार सम्राट के रूप में भी याद करता है। कई शिलालेखों में समुद्रगुप्त को वीणा वादन में निपुण बताया गया है। वे दरबार में स्वयं वीणा बजाकर विद्वानों और कलाकारों को सम्मानित करते थे। उनके समय में संगीत और नृत्य को उच्च स्थान मिला। कल्पना कीजिए, एक ओर वही सम्राट युद्ध भूमि में शेर की तरह दहाड़ता है और दूसरी ओर वही राज दरबार में वीणा के मधुर सुर छेड़कर वातावरण को शांत कर देता है। यही उनका मानवीय और कलात्मक पक्ष था। समुद्रगुप्त के समय को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। संस्कृत साहित्य और व्याकरण को नया आयाम मिला। पाणिनि और पतंजलि की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले विद्वानों को राजाश्रय मिला। कवियों, नाटककारों और विद्वानों की नई पीढ़ी सामने आई। कहते हैं कि कालिदास जैसे महाकवि का जन्म इसी सांस्कृतिक वातावरण में हुआ।
हालांकि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय माने जाते हैं, पर समुद्रगुप्त ने ही उस माहौल की नींव रखी थी। गुप्त काल की मूर्तिकला और मंदिर निर्माण विश्व प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त के समय में बोधगया, सारनाथ और नालंदा जैसे बौद्ध केंद्र विकसित हुए। ब्राह्मण और वैदिक परंपराओं को भी संरक्षण मिला। सोने और चांदी के सिक्कों पर समुद्रगुप्त की मूर्तियां बनी, जिनमें वे कभी वीणा बजाते और कभी युद्ध करते हुए दिखते हैं। ये सिक्के केवल मुद्रा नहीं, बल्कि उस युग की कला और संस्कृति के दर्पण थे। समुद्रगुप्त ने किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया। वे ब्राह्मण परंपरा के संरक्षक थे, लेकिन साथ ही बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भी दान दिया। जैन और अन्य पंथों को भी सम्मान मिला। यही कारण था कि विदेशी यात्री उन्हें धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श कहते हैं। कल्पना कीजिए, राज दरबार में मोमबत्तियों जैसी लौ वाले दीपक जल रहे हैं। विद्वान और कवि पंक्तिबद्ध बैठे हैं। समुद्रगुप्त स्वर्ण सिंहासन से उठते हैं, वीणा उठाकर कहते हैं, यदि युद्ध ने मुझे लौह बना दिया है, तो संगीत ने मुझे मनुष्य बनाए रखा है। फिर वीणा के सुर गूंजते हैं और पूरा राजदरबार मंत्रमुग्ध हो उठता है। इतिहास हमें बताता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्ध और विजय में गुजारा। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगी, वे और अधिक धार्मिक व आध्यात्मिक हो गए। वे लंबे समय तक बीमारी से ग्रसित रहे। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने युद्ध से दूरी बनाई और धर्म व संस्कृति की ओर झुकाव बढ़ाया। उन्होंने अपने पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को उत्तराग्री घोषित किया। कहते हैं कि मृत्यु से कुछ समय पहले समुद्रगुप्त ने वीणा उठाई और अंतिम बार सुर छेड़े। वह धुन इतनी करुणा से भरी थी कि दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश ने और भी महान ऊंचाइयां छुईं। उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को राजधानी बनाकर साम्राज्य को और सुदृढ़ किया। कालिदास जैसे महाकवि इसी काल में चमके। गुप्त काल वास्तव में भारत का स्वर्ण युग कहलाया, लेकिन इस स्वर्ण युग की मजबूत नींव समुद्रगुप्त ने ही डाली थी। उनकी वीरता, नीति और कला संरक्षण ने भारत को नई पहचान दी। कल्पना कीजिए, गोधूली बेला है, महल की खिड़की से समुद्रगुप्त क्षितिज की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में संतोष है, होठों पर मुस्कान। धीरे धीरे उनकी वीणा की मधुर धुन सुनाई देती है। उनका शरीर थक चुका है, लेकिन आत्मा कहती है, मैंने भारत को एक किया, मैंने संस्कृति को जगाया, अब मैं अमर हूं। फिर दीपक की लौ धीमी हो जाती है और इतिहास की किताबें उन्हें सदा के लिए भारत का नेपोलियन और स्वर्ण युग का निर्माता कहकर अमर कर देती है। दोस्तों, समुद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सम्राट वही है जो केवल तलवार से नहीं, बल्कि संस्कृति और करुणा से भी राज्य करे। उन्होंने भारत को केवल जीता नहीं, बल्कि जोड़ा भी। आज के युग में अगर समुद्रगुप्त जैसा शासक होता तो भारत कैसा होता? और अगर आपको यह गाथा सुनकर गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय भारत, जय समुद्रगुप्त, क्योंकि वीरों की कहानियां भुलाई नहीं जानी चाहिए।